today in this video we are going to discuss about public international law. We'll discuss ki what is the meaning of international law, what are the certain definitions of international law, and what is the difference between public international law and private international law. इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इतना पढ़ेंगे एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वील बी डिस्कसिंग द नेचर एंड बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ. सो जस्ट वॉच दिस वीडियो एंड बी ट्यून्ड फॉर वॉचिंग द अदर वन टू. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. Traditionally, international law was known as the law of nations, which means the law governing the relations between the states. देखो, international law को traditionally पहले के टाइम में इसको law of nations बोला जाता था. ठीक है, इसका मतलब होता है the law governing the relation between the states. ठीक है, वो law वो कानून जो जितने भी states हैं, जितने भी countries हैं, उनके बीच के relations को govern करता है. ठीक है, उनके जितने भी treaties होती हैं, जो भी conventions होते हैं, जो भी contracts होते हैं, उसको govern करता है. वो law कहलाता है law of nations, जो कि आज की में जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल लॉ. ठीक है, द वर्ड इंटरनेशनल लॉ वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय सर जेरेमी बैंथम इन 1789 इन हिज फेमस बुक प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशंस. ये जो इंटरनेशनल लॉ जो टर्म है ना, ये पहली बार सर जेरेमी बैंथम ने यूज़ की थी 1789 में. उनकी बुक के अंदर एक फेमस बुक है दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशंस. ठीक है, तो ये जो इंटरनेशनल लॉ वर्ड है ये यूज़ किया था फॉर द फर्स्ट टाइम बाय सर जेरेमी बैंथम इन 1789 in his famous book Principles of Morals and Legislations, right? The term international law has been used in contradiction to the municipal law or the national law, which means the law of the nation. ठीक है, ये जो international law है ये contradictory है, मतलब it is just opposite to the municipal law या national law. नेशनल लॉ या म्यूनिसिपल लॉ क्या है? इट इज़ अ लॉ ऑफ द नेशन, मतलब एक इंडिविजुअल नेशन का जो लॉ होता है दैट इज म्यूनिसिपल लॉ. तो इंटरनेशनल लॉ इज जस्ट कॉन्ट्राडिक्टरी टू द नेशनल लॉ, राइट? इन इंटरनेशनल लॉ देर आर रूल्स टू गवर्न द इंटरनेशनल कम्युनिकेशंस, पोस्टल सर्विसेज, कैरेज ऑफ गुड्स एक्सेट्रा. इट इज़ द प्राइमरी टूल फॉर द कंडक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. ये जो इंटरनेशनल लॉ है इसके अंदर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए हैं जो कि गवर्न करते हैं इंटरनेशनल कम्युनिकेशंस को. जितनी पोस्टल सर्विसेज होती हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है, ठीक है, गुड्स का कैरेज होता है, इन सबको गवर्न करने के इंपॉर्टेंट रूल्स जो है वो इंटरनेशनल लॉ में ही डिफाइन है. प्लस इट इज कंसिडर्ड एज अ प्राइमरी टूल फॉर द कंडक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, राइट? इंटरनेशनल लॉ इज कंसर्न्ड विद नेशनैलिटी, एलियंस, एक्सट्रेडिशन, ह्यूमन राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एंड द सिक्योरिटी ऑफ नेशंस. ये सर्टेन सब्जेक्ट्स हैं जिसके साथ इंटरनेशनल लॉ डील करता है. नेशनैलिटी वी ऑल नो, ठीक है, नेशनैलिटी. एलियंस कौन होते हैं? एलियंस आई मस्ट से स्ट्रेंजर फॉरेनर हु इज़ नॉट अ नेचुरलाइज सिटीजन ऑफ कंट्री वेयर ही और शी इज़ लिविंग, तो उसके साथ डील करता है. प्लस एक्सट्रेडिशन का अगर मैं इस टर्म को अगर मैं डिवाइड करूँ देन एक्स and tradition. X means out and tradition means delivery. So it simply means sending a person who is convicted of crime to his or her own state. ठीक है, कोई अगर ऐसा पर्सन जो कि संदिग्ध है कि उसने कोई क्राइम किया है, ऐसा पता चलता है, तो उसको उसके देश में, उसके स्टेट में वापस भेजना, इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सट्रेडिशन. तो इंटरनेशनल लॉ ही डील करता है नेशनैलिटी के साथ भी, एलियंस के साथ भी, एक्सट्रेडिशन के साथ भी, जितने भी हमारे ह्यूमन राइट्स हैं उसके साथ, इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के रिगार्ड में, प्लस द सिक्योरिटी ऑफ द नेशंस. ठीक है, तो ये हमारा है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेशनल लॉ. अगर आप डेफिनेशन से पहले अपने आंसर राइटिंग में ये लिखेंगे सो इट वुड रियली गिव अ ग्रेट इंपैक्ट ऑन योर आंसर, बिकॉज इसमें सारी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आ गई. क्या था पहले कि इंटरनेशनल लॉ को पहले क्या बोलते थे, उसको मीनिंग क्या था, इसको फर्स्ट टाइम किसने यूज़ किया था, ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी किस लॉ के है, ये क्या क्या चीज़ों के रूल्स इसके अंदर है और किस किस चीज़ों के कंसर्न ये लॉ है. ठीक है, अब हम देखते हैं डेफिनेशन. बेसिकली मैंने इसमें आपको 3 डेफिनेशन बताई हैं जो कि इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. पहला है बाय ओपेनहेम, देन बाय स्टार्क एंड द थर्ड वन बाय द स्क्वायर्स इन बर्गर. ठीक है, पहला ओपनहेम के द्वारा दी गई डेफिनेशन देखते हैं. द लॉ ऑफ नेशंस और इंटरनेशनल लॉ इज द नेम फॉर द बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड ट्रीटी रूल्स विच आर कंसिडर्ड लीगली बाइंडिंग बाय स्टेट्स इन देयर इंटरकोर्स विद ईच अदर. ठीक है, ये जो इंटरनेशनल लॉ है, जो लॉ ऑफ नेशन है, ये एक बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड ट्रीटी रूल्स है. कस्टमरी रूल्स कौन से होते हैं? कस्टमरी रूल्स आर दोज रूल्स विच आर अकॉर्डिंग टू द कस्टम और यूजुअल प्रैक्टिस ऑफ द प्लेस. ठीक है, जो कस्टम से रिलेटेड हैं, जो जनरल हमारी प्रैक्टिसेस होती हैं एक पर्टिकुलर एरिया की है या जनरल है, उन कस्टम से जो बने हुए रूल्स हैं, या जो ट्रीटी रूल्स है. ट्रीटी क्या होता है वर्ड? वैसे ट्रीटी जो एक कह सकते हैं कि इकलौता एक अलग से चैप्टर है ट्रीटी, जिसको हम डिस्कस करेंगे. इट्स अ वाइड कॉन्सेप्ट. अभी मैं शॉर्ट में बताती हूँ. ट्रीटी इज अ फॉर्मली कंक्लूडेड एंड रेटिफाइड एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स. तो जितने भी ट्रीटी रूल्स होते हैं और जो कस्टमरी रूल्स होते हैं, उनका जो पूरा एक सेटअप है, जो बॉडी है, इट इज़ इंटरनेशनल लॉ विच इज़ कंसिडर्ड लीगली बाइंडिंग बाय स्टेट्स. जो कि जितने भी स्टेट्स के बीच, जितने भी स्टेट्स पार्ट है इंटरनेशनल लॉ के, जितने भी स्टेट्स हैं वर्ल्ड में, उनके
ऊपर बाइंडिंग होती है वो भी लीगली बाइंडिंग होती है इन दैट इंटरकोर्स विद ईच अदर। जब कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करता है या कोई भी कम्युनिकेशन करता है, कोई पोस्टल सर्विस की पार्ट प्ले करता है, तो उस दौरान इंटरनेशनल लॉ के रूल्स जो हैं वो एज अ लीगली बाइंडिंग ट्रीट करते हैं अपॉन दोज स्टेट्स, राइट। हाउएवर दिस डेफिनेशन इज नॉट एडिक्वेट एंड सब्जेक्टेड टू मेनी क्रिटिसिज्म। ये जो डेफिनेशन दी थी ओपनहाइम ने पहले, ये इतनी एडिक्वेट नहीं थी, इतनी सफिशिएंट नहीं प्रूव हुई और इसके काफ़ी सारे क्रिटिसिज्म्स आए, ठीक है। तो द अबव डेफिनेशन विच वॉज गिवन बाय ओपनहाइम इन 8th एडिशन ऑफ हिज बुक इंटरनेशनल लॉ पब्लिश इन 1955, which अभी मैंने डेफिनेशन डिस्कस की थी, दैट इज इट इज अ नेम फॉर द बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड ट्रेडी रूल्स विच आर कंसिडर्ड लीगली बाइंडिंग बाय स्टेट्स इन देयर इंटरकोर्स विद ईच अदर। ये डेफिनेशन था, ये ओपनहाइम ने अपनी बुक इंटरनेशनल लॉ के जो कि 1955 में रिलीज हुई थी उसके 8th एडिशन में प्रोवाइड की थी। तो इन द 9th एडिशन ऑफ ओपनहाइम बुक इन 1992, जब इसी बुक का 9th एडिशन रिलीज हुआ 1992 में, देन द टर्म इंटरनेशनल लॉ हैज़ बीन एडिटेड बाय द सर रॉबर्ट जेनिंग्स एंड सर आर्थर वॉट्स। तो उस वक्त उस 9th एडिशन के अंदर सर रॉबर्ट जेनिंग्स एंड सर आर्थर वॉट्स द्वारा उस इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन को एडिट किया गया and has been defined differently after taking into account of new developments। और उसको एडिट किया और उसको न्यू तरीके से डिफरेंट वे में डिफाइन किया by taking into account all the new recent developments। अब उन्होंने क्या डेफिनेशन दी, लेट्स डिस्कस दैट। International law is the body of rules which are legally binding on states in their intercourse with each other। अभी तक तो वही है कि इंटरनेशनल लॉ एक ऐसी बॉडी ऑफ रूल्स है जो कि लीगली बाइंडिंग होते हैं सारे स्टेट्स के ऊपर ड्यूरिंग देयर इंटरकोर्स विद ईच अदर। आगे, दीज स्टेट्स आर प्राइमरली दोज विच गवर्न द रिलेशन ऑफ स्टेट्स। बेसिकली ये रूल्स वो होते हैं जो कि स्टेट के जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनके रिलेशंस को गवर्न करता है। बट स्टेट्स आर नॉट ओनली द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, लेकिन सिर्फ स्टेट ही इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट नहीं है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑल्सो टू सम एक्सटेंट ऑल्सो इंडिविजुअल्स मे बी द सब्जेक्ट ऑफ राइट्स, कंफर्ट एंड ड्यूटीज इम्पोज बाय इंटरनेशनल लॉ। तो जो रिवाइज होकर एडिट होकर जो नई डेफिनेशन आई इन द 9th एडिशन ऑफ द ओपनहाइम्स बुक, उसमें ये बोला कि सिर्फ स्टेट ही सब्जेक्ट नहीं है इंटरनेशनल लॉ का, या फिर जो इंटरनेशनल लॉ के अंदर रूल्स हैं, कस्टमरी एंड ट्रीटी रूल्स है, वो सिर्फ स्टेट्स के ऊपर ही बाइंडिंग नहीं है बल्कि इसके और भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, लाइक द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे आज के टाइम में WHO है, ठीक है, और भी बहुत सारी हैं। और ये कह रहे हैं एंड टू सम एक्सटेंट ऑल्सो अपॉन द इंडिविजुअल्स, और जो इसके राइट्स हैं और जो इसकी ड्यूटीज़ हैं इंटरनेशनल लॉ की, वो टू सम एक्सटेंट कुछ इंडिविजुअल्स पर भी एक्सटेंड करती हैं। ये इस डेफिनेशन में बोला गया था। देखो, पहले की डेफिनेशन में सिर्फ स्टेट का जिक्र किया था और इस नई डेफिनेशन में इन दो चीज़ों को जोड़ा गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड टू सम एक्सटेंट ऑल्सो द इंडिविजुअल्स मे बी द सब्जेक्ट ऑफ राइट्स, कंफर्ट एंड ड्यूटीज इम्पोज बाय द इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, तो गाइज ये हो गई हमारी डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ बाय ओपनहाइम। मैंने आपको दोनों बताई, आप भी आंसर में अगर दोनों लिखेंगे, इवन आप बुक्स में देखिएगा इसमें क्रिटिसिज्म्स भी हैं, मैंने यहाँ एक्सप्लेन नहीं किए हैं, आप बुक में पढ़िए इसके क्या क्या क्रिटिसिज्म्स। इसके बाद एक नई डेफिनेशन लाई गई थी, ठीक है। तो हमने पुराना डेफिनेशन पढ़ा, फिर नया डेफिनेशन पढ़ा, ठीक है, जिसको एडिट किया था सर रॉबर्ट जेनिंग्स ने एंड सर आर्थर वॉट्स ने। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज बाय स्टार्क। International law is the body of law which is composed for its greater part of the principles and rules of conduct which state themselves bound to observe। यहाँ स्टार्क ने क्या डेफिनेशन दिया, ही states that international law is a body of law। ये एक body of law है जिसके अंदर principles हैं और rules हैं of what, of the conduct which the state themselves bound to observe। ठीक है, उस जो कंडक्ट प्ले करना है, जो रोल प्ले करना है, जो एक्ट जो ऑब्जर्व करना है सारे स्टेट्स को ड्यूरिंग देयर इंटरकोर्स, उनके प्रिंसिपल्स और उनके रूल्स की जो बॉडी है, दैट इज इंटरनेशनल लॉ। ये स्टार्क ने बोला है, इट इज द बॉडी ऑफ लॉ विच इज कंपोज्ड ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ कंडक्ट विच स्टेट देमसेल्व्स बाउंड टू ऑब्जर्व। जो जितने भी स्टेट्स हैं वो बाउंड हैं कि उन्हें उन रूल्स एंड उन प्रिंसिपल्स को परफॉर्म करना है, उनको ध्यान में रखते हुए ही अपने जो भी डीलिंग्स है वो अदर स्टेट्स के साथ करनी है। उस लॉ को, उस बॉडी ऑफ लॉ को बोलते हैं इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, और एक थर्ड डेफिनेशन है स्क्वार्ज़ेनबर्गर द्वारा, उसमें बोला है इंटरनेशनल लॉ इज द बॉडी ऑफ लीगल रूल्स which apply between sovereign states and such other entities as has been granted the international personality। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि इट इज़ द बॉडी ऑफ लीगल रूल्स। ये लीगल रूल्स की एक बॉडी है, एक सेटअप है जो कि सॉवरेन स्टेट्स पे अप्लाई होता है, प्लस और जितनी भी बाकी एंटिटीज़ हैं उन सब पे अप्लाई होता है जिनको इंटरनेशनल पर्सनैलिटी ग्रांट की गई है। अभी एंटिटीज़ क्या होती है, एंटिटीज़ जितनी भी सर्टेन अदर बॉडीज़ हैं या ऑर्गेनाइजेशंस कहूँ मैं, ठीक है, और सॉवरेन स्टेट्स कौन से होते हैं, स्टेट्स with defined territory that administer its own government and is not dependent on another power। ठीक है, वो स्टेट जो कि डिफाइन करते हैं अपनी टेरिटरी और बताते हैं कि हमारी खुद की गवर्नमेंट है, वो किसी और की पावर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, जैसे कि इंडिया इज अ सॉवरेन स्टेट। ठीक है, तो यही बोला है स्क्वार्ज़ेनबर्गर ने कि इट इज अ बॉडी ऑफ रूल्स विच अप्लाई बिटवीन सॉवरेन स्टेट्स एंड सच अदर एंटिटीज और बॉडीज और ऑर्गेनाइजेशन विच हैज बीन ग्रांटेड द इंटरनेशनल पर्सनैलिटी। ठीक है, तो हमारी तीनों डेफिनेशन हो गई, ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ी वर्ड्स की डिफरेंस है। एंड विद दिस वी आर डन। ठीक है, लास्ट पार्ट है इस वीडियो का कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ।
पहला है इट डील्स प्राइमरली विद द स्टेट्स एंड टू सम एक्सटेंट विद द इंडिविजुअल्स। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ स्टेट्स के साथ डील करता है और कुछ एक्सटेंट तक इंडिविजुअल्स के साथ भी, जो कि हमें ओपनहैम की रिवाइज डेफिनेशन में बताया गया था। वाइल प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ डील्स प्राइमरली विद द इंडिविजुअल ऑफ 2 स्टेट्स। ठीक है, ये प्राइमरली इंडिविजुअल्स के साथ ही डील करता है। देखो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एक जनरल इंटरनेशनल लॉ है जो सारे स्टेट्स पर लागू होता है, लेकिन प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ जो है वो जो जब 2 कंट्रीज हैं जिनके बीच में कुछ भी डीलिंग्स हो रही हैं, कोई कॉन्वेंशन ट्रीटी हो रही है, तो उसके उन स्टेट्स के इंडिविजुअल्स के ऊपर ही वो अप्लाई होगा, डील होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज रूल्स ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ आर नॉट द पार्ट ऑफ इंटरनल लॉ ऑफ स्टेट। ठीक है, ये किसी भी स्टेट के इंटरनल लॉ का पार्ट नहीं होता है, जबकि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ इज द पार्ट ऑफ द इंटरनल लॉ ऑफ द स्टेट कंसर्न्ड। ठीक है, थर्ड, इट इज अप्लाइड यूनिफॉर्मली टू ऑल द स्टेट्स। देखो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ सारे स्टेट्स पर यूनिफॉर्मली अप्लाई होता है, बल्कि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ इट डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, हर स्टेट का डिफरेंट होता है और डिफरेंटली अप्लाइड होता है। लास्ट पॉइंट इज पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इवॉल्व लार्जली थ्रू द कंसेंट ऑफ द स्टेट्स बाय मींस ऑफ कस्टम एंड ट्रीटीज। देखो इसका अगर इवोल्यूशन की बात करूँ तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ कैसे जनरेट हुआ, कैसे इवॉल्व हुआ, जब सारे स्टेट्स ने अपना कंसेंट दिया अपनी कस्टम्स के थ्रू, अपनी ट्रीटीज के थ्रू, उसके माध्यम से ही पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इवॉल्व हुआ या जनरेट हुआ। बट प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ इनेक्टेड मेनली थ्रू द लेजिस्लेशन इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ डिफरेंट स्टेट, क्योंकि ये स्टेट का डिफरेंट होता है। ठीक है, 2 स्टेट्स के बीच में है, क्योंकि उन लोग के बीच में कोई इंटरनेशनल कॉन्वेंशन हो रहा है, तो उनके डिफरेंट लेजिस्लेचर द्वारा जो बनाए जाती हैं लेजिस्लेशंस, उससे इनेक्ट होते हैं प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूरा इंटरनेशनल लॉ का पहला वीडियो, जो कि पहला था जनरल इंट्रोडक्शन, फिर डेफिनेशन बाय ओपनहैम, स्टार्क एंड स्क्वार्जेनबर्गर, एंड लास्ट डिफरेंस बिटवीन पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। In the next video, as I told you, we'll be discussing the nature of international law plus the basis of international law.